गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इतिहास विभाग में डॉक्टर राजीव हूँ। द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र मध्यकालीन भारत इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था 1290 ईस्वी में। इसी चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने बलबन पढ़ा था। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। उसके मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की समस्या एक बार पुनः प्रज्वलित हो गई, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद खान उसके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। उसका दूसरा पुत्र बुगरा खान, जो बंगाल के प्रांत के प्रशासक के रूप में शासन कर रहा था, उसने दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में सत्ता ग्रहण करने के वनिस्पत बंगाल के प्रशासक के रूप में बने रहना ज्यादा पसंद करता था। नतीजन उसके पुत्र कैकुबाद को, जो बुगरा खां का पुत्र था, उसको दिल्ली सल्तनत की बागडोर सौंपी गई। यानी कि कैकुबाद दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना। उसके रूप शासन काल में खिलजी सरदारों का महत्व बढ़ गया। इन खिलजी सरदारों में मलिक फिरोज खिलजी सबसे प्रभावशाली सामंत के रूप में उभरा। कैकुबाद के समय में सुल्तान और उसके प्रधानमंत्री, यानी कि कैकुबाद और उसके नायब निजामुद्दीन के बीच में मतभेद बढ़ गया। इस मतभेदों के चलते वह उसे पसंद नहीं करता था, अतः उसने खिलजी सरदारों को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया और फिरोज खिलजी को उसने ज्यादा अहमियत दिया और इस अहमियत देने के चलते टर्किश ओरिजिन के, यानी तुर्की सामंतों के और खिलजी सामंतों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे। तुर्की सामंत चाहते नहीं थे कि इनको ज्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि बलबन के समय में तुर्की सामंतों का महत्व ज्यादा बढ़ गया था, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। अतः एक ईर्ष्या की भावना खिलजियों के प्रति उनकी बढ़ती चली गई और वह एक षड्यंत्र के रूप में अपना जाल बुनने लगे। कैमुयर्स, जो कैकुबाद का पुत्र था, उसका जन्म होता है। वह बालक ही था तभी कैकुबाद को पैरालिसिस यानी पक्षाघात हो गया और वह शासन करने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल असमर्थ हो गया। ऐसी असमर्थता के दौर में कैयुमर्स, जो एक नाबालिग था, जिसको गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन इस समय तुर्की ओरिजिन के सुल्तान, तुर्की ओरिजिन के सामंत ज्यादा एक्टिव हो गए और उसको संरक्षण में ले लिया। इसी वक्त उन लोगों ने यह प्लानिंग किया कि किसी भी तरह फिरोज को सत्ता से हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, वो फिरोज की हत्या तक की योजना बना रहा और इस बात की जानकारी फिरोज को पता लग गया। मलिक फिरोज खिलजी ने जब इसकी जानकारी मिली तो उसने उस बालक कैयुमर्स को किडनैप कर लिया। उसको किडनैप करने मैनेज कर लिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। और फिर 3 से 4 साल के पश्चात वह संरक्षक से दिल्ली का सुल्तान बन गया।
और 1290 ईस्वी में मलिक फिरोज खिलजी अब जलालुद्दीन खिलजी के रूप में दिल्ली का सुल्तान बना। यानी कि मलिक फिरोज खिलजी एक नया नाम रख के, जिसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया इतिहास के पन्नों में, वह दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अपने प्रारंभिक दौर से ही गैर तुर्की सामंतों को ज्यादा प्रश्रय देना शुरू किया, ज्यादा महत्व देना शुरू किया। और टर्किश ओरिजिन के लोगों को अब वो चीजें नहीं प्राप्त हो रही थी जो बलबन के समय में या इल्तुतमिश के समय में मिल रही थी। लेकिन उनके बावजूद भी उसने तुर्की ओरिजिन के सामंतों को बिल्कुल गद्दी से दूर नहीं किया, उन्हें भी सामंत के रूप में रखा। यानी कि भारतीय मुसलमानों, गैर तुर्की मुसलमानों दोनों को ज्यादा महत्व दिया गया। यानी कि रेशियल जो सुपीरियरिटी थी वह अब तुर्की सुल्तान के सामंतों की नहीं रही। अब योग्यता को महत्व दिया गया। मेरिट वॉज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द रेशियल सुपीरियरिटी। अब रेशियल को खत्म कर दिया गया। यानी कि भारतीय इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम थे, भारतीय मुस्लिम थे, अब उनका महत्व और प्रतिष्ठा और मान सम्मान सारा बढ़ा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उसने यह किया कि राजनीति को धर्म से उसने दूर रखा। और यही वह नीति है, यही वह पॉलिसी है जिसे प्रोफेसर हबीब एक क्रांति मानते हैं। दिस वॉज ए रिवॉल्यूशन इन द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ इंडिया। लेकिन जब वह गद्दी पर बैठा, उस वक्त राज्यारोहण के समय में कुछ समस्याएं थी और वह समस्या मूल रूप से तुर्की सुल्तानों के द्वारा थी। उनका एकाधिकार को वह समाप्त किया जा चुका था और इसको उसने समाप्त करने के बाद अपने लोगों को उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात इर्द गिर्द लाया। निसंदेह रूप से उसने अपने भरोसेमंद लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने नजदीकों लोगों को प्रशासन में महत्व दिया। यह खिलजी वंशी था, यह खिलजी शासन ही था, जबकि सल्तनत काल अपनी प्रतिष्ठा के रूप में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। सल्तनत काल राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इट वॉज द जेनिथ पीरियड फॉर द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग दिस पीरियड, आई मीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। यानी खिलजी वंश के समय में राज्य विस्तार चरम सीमा पर थी। खिलजी वंश के समय में दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा चरम सीमा पर थी। प्रारंभिक दिनों में वो बलबन के सामंत के रूप में जब उसने अपना कैरियर प्रारंभ किया था, उसने एक योग्य सेनानायक के तमाम गुण थे। उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण में उसने अभूतपूर्व वीरता दिखलाया था और इससे बलबन काफी प्रभावित हुआ था। इससे उसने उसको काफी अहमियत भी दिया था। लेकिन बलबन के मरने के बाद जब कैकोबाद आया तो उसका महत्व और भी बढ़ गया। और जब कैकोबाद का उसके प्रधानमंत्री से जब मतभेद हुआ, इस वक्त उसका महत्व और भी बढ़ गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता चला गया था। और जब 1290 ईस्वी में जब गद्दी पर आसीन हुआ तो वह उस अवस्था को प्राप्त कर चुका था जिसे हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। यानी कि 70 वर्ष की उम्र में उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अतः वह तमाम चीजें जो एक युवा में होनी चाहिए थी, धीरे धीरे धूमिल हो गई थी। अब वह काफी विनम्र, उदार और दयालु हो चुका था।
और ये उसके जीवन का हिस्सा हो गया था और राज्य में एक नीति के रूप में भी उसको लागू किया, यानी कि वह युद्धों के प्रति उसका लगाव कम हो गया था, वह ज्यादा उदार हो गया था, ज्यादा टॉलरेंट हो गया था, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें ज्यादा बढ़ गई थी। और यह उसके राज्य की नीतियों में शामिल हो गई। यही वजह है कि जब प्रारंभिक दौर में 1290 ईस्वी में ही एक तुर्की सामंत ने, जो टर्किश ओरिजिन के सामंत था, उसने जब विद्रोह किया, उसे पराजित तो उसे अवश्य किया और पराजित करने के बाद जेल में भी डाल दिया, लेकिन जब उसने माफी मांगा तो उसे इज्जत के साथ रिहा करके एक सम्मानित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। यानी कि उसने विद्रोह को कुचला नहीं, बल्कि उसको सम्मानित रूप दिया। इससे दूसरे सामंतों के मन में उसके प्रति भय की भावना जो होती है, जो सुल्तान के डर की भावना होती है, वो समाप्त होने लगी। इसी प्रकार उन लुटेरों और डकैतों को जो दिल्ली के आसपास रहते थे, उन्होंने दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो उनको दंड देने के बदले में उदारवादी नीति अपनाते हुए उन लुटेरों और डकैतों को कैद तो किया गया, लेकिन बहुत दूर, यानी कि दिल्ली से लेकर के 1500 किलोमीटर दूर बंगाल भेज दिया गया। बलबन के समय मेवातियों की हत्या कर दी गई, लेकिन इसने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। उनको दबाने के लिए सिर्फ उन्हें कैद करके उनको बंगाल भेज दिया। एक और नीति हम देखते हैं रणथंभौर का, जब उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो रणथंभौर का घेरा डाला गया था, लेकिन जब रणथंभौर का किला विजित नहीं किया जा सकता तो एक सामान्य सा बहाना बनाकर कि हम मुसलमानों की हत्या नहीं करवाना चाहते हैं, इतने लंबे समय तक उनको रखना नहीं चाहते हैं, किसी दूर देश मरु प्रदेश में, और उनको बुला दिया। 1292 ईस्वी में जब मंगोलों ने आक्रमण किया उसके राज्य पर, तो मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध भी उसकी नीति समझौतावादी थी, उदारवादी थी। उसने एक शांति समझौता किया और उनको एक अच्छी रकम दे करके, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उन मंगोलों आक्रमण को वापस दे दिया। हाँ, हजारों की संख्या में मंगोल जो भारत में रह गए थे, वो भारतीय मुसलमान के रूप में या न्यू मुस्लिम के रूप में, न्यू मुस्लिम में नया मुस्लिम के रूप में भारत में बस गए। उसकी ये नीतियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर करती हैं कि उसकी नीति बिल्कुल ही उदारवादी थी। कुछ विद्वान इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। हालांकि उसने दो आक्रमणों के लिए, भयंकर आक्रमणों के लिए अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में एक सशक्त सेना भेजी। पहला आक्रमण भिलसा, जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भेजा गया था, और दूसरा आक्रमण देवगिरी, जो द्वार समुद्र के रूप में जाना गया था, वह महाराष्ट्र में औरंगाबाद, यहां भेजा गया। देवगिरी के द्वार समुद्र में आक्रमण भयंकर आक्रमण हुआ और काफी मात्रा में अलाउद्दीन खिलजी ने धन संपदा को लूटा। अपार धन संपदा को लूट करके अलाउद्दीन खिलजी फूले नहीं समा रहा था। उधर दूसरी तरफ इसकी उदारवादी नीति थी जलालुद्दीन खिलजी की। कई सामंत उससे नाखुश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका फायदा उठाया
उन सामंतों के असंतोष का फायदा उठाया, और दूसरा इसकी महत्वाकांक्षा, अपरंपार महत्वाकांक्षा यह थी कि वह स्वयं सुल्तान बन जाए। उसने कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा लिया और वह इलाहाबाद पहुंचा। ये गंगा यमुना के संगम पर कड़ा, जिसका नाम था, इलाहाबाद पहुंच करके उसने एक योजना बनाया और उस योजना के अंतर्गत उसने सुल्तान को कहा कि मैं आपको सम्मानित करूंगा, और व्यक्तिगत रूप से सम्मानित। उसने दिल्ली से सुल्तान को इलाहाबाद बुलाया, इलाहाबाद बुला करके उसने सम्मानित करने के नाम पर उसे गंगा के तट पर ले गया। बोला कि मैं आपका दामाद हूं, मैं आपका भतीजा हूं, आपसे मैं अकेले में गले मिलना चाहता हूं और गले मिलकर आपको सम्मानित देता हूं। इतने सारे मैं अपार संपत्ति लाया हूं, मैं आपको सौंपना चाहता हूं। उसके भरोसेमंद लोगों ने, जलालुद्दीन खिलजी के भरोसेमंद लोगों ने उसे आगाह किया, लेकिन उसने उनकी एक न मानी। और जब वह गंगा के किनारे गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तलवार निकालकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, और इस प्रकार 1296 ईस्वी में इलाहाबाद के पास गंगा के तट पर उसकी हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनने का ख्वाब देखा। जलालुद्दीन खिलजी भीरू नहीं था, डरपोक नहीं था। उसकी नीतियां शांति और दया भाव की नीतियां थी, लेकिन वह युवावस्था में एक योग्य सेनानायक के तमाम गुण थे। एक व्यक्ति के लिए शांति और दया भाव की नीतियां लाभकारी हो सकती हैं, मगर एक सुल्तान के लिए नहीं। सुल्तान के लिए, राजा के लिए उसे कठोर होना आवश्यक होता है। अगर राजा कठोर न हो तो शासन चल नहीं सकता। लोग उसके दुरुपयोग करेंगे, भले ही उसका भतीजा या दामाद क्यों न। और यही हुआ जलालुद्दीन खिलजी के समय। उसने मूर्खता किया, अपने सामंतों की बात को नहीं माना, अक्लमंद एवं व्यवहार कुशल सामंतों की बात नहीं माना, और वह निहत्थे चला गया। युवावस्था के भतीजे के सामने एक वृद्ध चाचा क्या कर सकता था, और उसने अपनी जान वहीं पर गंवा दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्र 6 वर्षों का शासनकाल जलालुद्दीन खिलजी का रहा, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद उसने एक नई नीति अपनाई, एक नया क्रांति लाया। उसने बाहरी मुसलमानों, तुर्की मुसलमानों, नन तुर्की मुसलमानों और भारतीय मुसलमानों को कोई भेदभाव नहीं रखा। उसने योग्यता पर बल दिया। मेरिट वॉज कंसिडर्ड एज द मेन पॉइंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेन पॉइंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है वह कि उसने अपने उदारवादी दृष्टिकोण से राज्य को एक बहुत बड़ा आधार प्रदान किया कि सबको लेकर चलना है। ये राजा की अच्छे गुणों में गिनती की जाती है। तो he provided broad base to the Muslim rule in India। यह करके हम आज अपने इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे अलाउद्दीन।